Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JK SSB examinations as well as the central examinations. Okay. यहाँ पे क्या है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमर्स क्या थे. ओके. ये एरा कब से शुरू हुआ है. इससे पहले मैं 2-3 वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके देखिए. ठीक है. और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा. देखो, आप लोगों के लिए मैं इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ ना फ्री में, और तब भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. ओके. और जहाँ पे वो होता है ना कि आपको कुछ देना होता है, वहाँ पे सारे सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. ओके. और उनसे जो मेरा कंटेंट है वो उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते. ओके. तो ये आप याद रखना. फिर भी आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं कर रहे हो. ये तो गलत बात है ना. अगर कोई आपको फ्री एजुकेट कर रहा है, अगर फ्री में आपको इतना ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा है, तो फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है. मैं बार बार आप लोग हंड्रेड्स ऑफ करीब बच्चे देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब एक बच्चा बड़ा मुश्किल से कर रहा है. ये तो गलत बात है ना. ठीक है. अगर आपको फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है तो आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए. ओके. तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं बार बार अब ये चीज़ आपको लोगों को. ठीक है. तो देखो, आपके भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह है ना, जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा कि इतना कंटेंट आपके लिए ले रहा हूँ और हर एक चीज़ में यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ. ओके. अब उसके बाद लेक्चर पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाएगा. अगर एक भी गलत हुआ तो मुझे बता देना. ओके. तो ये आप याद रखना कि कितना ऑथेंटिक कंटेंट है. मैंने कोई शॉर्टकट नहीं मारा कि कहते हैं कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर आप शॉर्टकट तरीके से जाओगे तो दोबारा फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा. ये बात याद रखना. गेटिंग. चलो करते हैं लेक्चर शुरू. मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. हमारे पास क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है. जो हमारे पास इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास इसमें कौन कौन से फेज आए, मॉडरेट्स फेज या मॉडरेट्स एरा, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन एरा. ओके. अब मॉडरेट्स जो फेज है कब से शुरू हुआ था, 1885 से लेकर 1905 तक. याद रख, 1885 से लेकर कहाँ तक, 1905 तक. 1885 से लेकर 1905 तक मॉडर्न एरा. एक्सट्रीमिस्ट जो एरा था वो 1906 से लेकर 1916 तक इसके बीच में चला था. ओके. और जो गांधीयन एरा था वो 1917 से लेकर 1947. तो याद रखना है, मॉडरेट्स 1885 से 1905, एक्सट्रीमिस्ट 1906 टू 1916. और उसके बाद फिर जो हमारे पास गांधीयन एरा था, इसमें गांधीयन जो फेज था 1917 टू 1947. अब मॉडरेट्स क्या थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. अब देखो, वो नहीं है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, 1885, उसके फाउंडर कौन थे, ऐसे सवाल नहीं आएंगे. ठीक है. आपको डीप नॉलेज होना ही पड़ेगा. ठीक है. आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. शॉर्टकट नहीं है ये. अगर इफ़ यू वांट टू क्रैक JK SSB एग्जामिनेशंस, ओके, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड यू हैव टू डीप स्टडी. ओके. अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना तो फिर आपको बार बार फॉर्म भरने पड़ेंगे. ये आप देख लेना. ओके. अब हमारे पास बिटवीन 1885 से लेकर 1905 तक ये फेज चला था. कांग्रेस लीडर्स वर मॉडरेट्स. जो भी कांग्रेस लीडर थे वो क्या थे, मॉडरेट्स थे. फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस. देखो, वो ऐसे लोग थे, वो कह रहे कि भाई जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमें न्याय दिला देंगे. ओके. एंड गुडविल. ओके. वो उस पर विश्वास करते थे, वो लड़ाई झगड़ा पे विश्वास नहीं करते थे. ये बात याद रखना. फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल. अडॉप्टेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव देयर गोल्स. वो हमेशा क्या करते थे, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू अचीव देयर गोल्स. वो चाहते थे कि भाई शांति और अमल बने रहे और शांति से उनको आज़ादी मिले. और वो कानूनी तरीके से क्या करना चाहते थे, अपनी जो भी डिमांड थी वो उसको अचीव करना चाहते थे. ठीक है. कि आपने क्या करना है कि मतलब पीसफुल जो भी चीज़ें करनी है वो शांति से करनी है, और जो भी कानूनी तरीके से जो भी चीज़ आप हासिल करनी है उस तरीके से वो लड़ रहे थे. ओके. कि कानून के साथ ही, कानून के तहत ही हम क्या करेंगे, लड़ेंगे. ठीक है. हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे. ठीक है. या किसी को हर्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो उनका ये था, जिसको कहा नरम दिल वाले. इनिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेलकम द INC. इनिशियली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि इसका वेलकम किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का. तो इनिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेलकम द INC. जिन इनिशियली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या किया, स्वागत किया, वेलकम किया कि ठीक है. एज अ कांग्रेस डिमांड्स इंक्रीजेज. जैसे ही कांग्रेस की डिमांड बढ़ती गई, द गवर्नमेंट बिकेम अनफ्रेंडली. अब जैसे ही कांग्रेस की जो थी डिमांड बढ़ती गई तो जो गवर्नमेंट थी वो क्या होगी, वो अनफ्रेंडली होने लगी.
कि भाई इनकी तो कांग्रेस की तो डिमांड बढ़ती जा रही है, और उस वजह से उनको लगा कि भाई ये तो हमें शासन करने नहीं देंगे, तो हमें तो खाली इनकी डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मोटिव ये था कि हमने राज करना है और यहाँ से जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी धन दौलत है, ठीक है, उसको लेकर चला जाना है, ठीक है, और इन लोगों को हमने स्लेव बना के रखना है। ओके, तो जैसे ही कांग्रेस की डिमांड बढ़ती गई तो जो गवर्नमेंट थी पहले फ्रेंडली थी, बाद में अनफ्रेंडली हो गई, ठीक है, वो बुरी तरह से सलूक करने लगी। द ओनली डिमांड of the INC granted by the British was the expansion of legislative council by the Indian Council Act of 1892, first time indirect election. The only demand of the INC granted, एक ही जो डिमांड थी वो ग्रांट की गई ब्रिटिश के द्वारा, क्या करना था, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एक्सपेंड करना था, किस एक्ट के तहत, बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, और इसी टाइम जो पहली बार फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी। ओके, तो याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडरेट्स कब आए थे, कब से शुरू हुआ था, 1885 से लेकर 1905, एक्सट्रीमस फेज 1906 टू 1916, ओके, और गांधीयन एरा क्या होता है 1917 से लेकर 1947। मॉडरेट्स फेज बिटवीन 1885 से 1905, कांग्रेस लीडर्स वर मॉडरेट्स, ये कह रहे हैं उस टाइम जो कांग्रेस लीडर्स थे वो क्या थे, मॉडरेट्स थे। किसके ऊपर फेथ करते थे, फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल, ब्रिटिश जस्टिस और गुडविल के ऊपर क्या करते थे, फेथ करते थे, याद रखना, विश्वास करते थे। अडॉप्टेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन टू अचीव देयर गोल, वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन मीन का क्या करते थे, यूज़ करते थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। इनिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेलकम द INC, इनिशियली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने INC का वेलकम किया। जैसे ही कांग्रेस की डिमांड बढ़ती, एज द कांग्रेस डिमांड्स इंक्रीजेज द गवर्नमेंट बिकम अनफ्रेंडली, जैसे ही इस कांग्रेस की डिमांड बढ़ती गई तो जो गवर्नमेंट थी वो अनफ्रेंडली होती गई। द ओनली डिमांड ऑफ द INC ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश वाज द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, और पहली बार वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। मॉडरेट्स थे ना, मॉडरेट्स की क्या डिमांड्स थी, एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी ये डिमांड थी कि भाई एक्सपेंड तो करना हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ओके, बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी, लेकिन हमें इसको भी एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म, एक्सपेंड भी करना और इसमें कुछ चेंज भी लाना है, एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखना, जो मॉडरेट्स की डिमांड थी कि भाई जो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की या इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड भी करना है और उसमें कुछ रिफॉर्म भी लाना है, ठीक है, ये डिमांड थी उनकी। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन इन द हायर पोस्ट, कि आप लोगों ने क्या किया कि जो भी इंडियन के जो भी आर्मी है या अलग अलग जो पोस्ट पे है उनको लोअर पोस्ट दी गई है ना। अगर आर्मी में होंगे, मिलिट्री में होंगे तो ज़्यादातर उनको पोस्ट कहाँ तक दी जाती थी, सूबेदार तक, उससे ऊपर नहीं दी जाती थी। उनका ये डिमांड था कि भाई हमें भी बड़ी बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए और हमें भी हक, मतलब कि एक मौका मिलना चाहिए कि हम भी बड़े बड़े ओहदे पे काम कर सकें। ओके, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन इज हायर पोस्ट, कि इंडियन को भी हायर पोस्ट पे बैठने की का मौका मिले, ये भी डिमांड थी। अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड शुगर ड्यूटी, याद रखना, जो भी आपने इतना साल्ट के ऊपर इतना टैक्स लगाया है या अलग जो चीज़ें हैं ना, एंड शुगर जो ड्यूटी है, ठीक है, तो इसको भी आपने क्या करना, ख़त्म करना, ये भी डिमांड थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, देखो हर एक जो भी भारतीय नागरिक है उनको अपने अकॉर्डिंग कहने की पूरी आज़ादी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भी वो कहें वो कह सकते हैं, ठीक है, एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, और वो पीसफुल अपने एसोसिएशन भी बना सकते हैं, तो ये भी आज़ादी होनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, रिडक्शंस ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्मी, ठीक है। अब देखो, अब जो भी आर्मी है ना, जो ब्रिटिश आर्मी है वो बड़े बड़े राजा महाराजा के साथ उनको लगाया गया था, है ना, तो उनके ऊपर जो भी खर्चा करना पड़ता था वो इंडियन जो राजा महाराजा थे वही करते थे। इससे क्या होता था कि हमारी इंडियन की जो भी आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे मतलब कि गिरती गई थी, है ना। तो इंडिया बहुत ही गरीबी हालत में था उस टाइम, कि भाई उनके ऊपर जो भी खर्च हो रहा है आर्मी के वो उसमें भी कमी होनी चाहिए, है ना। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जो भी लैंड रेवेन्यू, अब रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भी टैक्सेस वगैरह लेते हैं ना, तो वो भी कम होना चाहिए। एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम अनजस्ट लैंडलॉर्ड, और जो भी मतलब कि किसान वगैरह है, ठीक है, उनके साथ जाति होते हैं जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, वो भी कम होनी चाहिए, उनको भी पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मोर पावर्स फॉर द लोकल बॉडीज़, और जो भी लोकल बॉडीज़ है उनको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की मांग की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा क्या क्या डिमांड थी इनकी। ये डिमांड थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसको एक्सपेंड करने की बात की थी, तो इसको एक्सपेंशन और उसमें रिफॉर्म लाने की बात की थी, कही गई थी, ये डिमांड थी।
उसके बाद जो भी इंडियन लोग थे जो भी जॉब कर रहे थे उनको ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हायर पोस्ट के लिए, जो भी साल्ट टैक्स और जो शुगर उसको ख़त्म किया जाए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और एसोसिएशन बनाने की उन्होंने बात की, ठीक है। और जो भी रिडक्शन है किसके स्पेंडिंग ऑन आर्मी के ऊपर जो भी इतना खर्चा है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी डिमांड थी। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भी आप बड़े बड़े क्या लेते हैं टैक्सेस वगैरह लेते हैं, है ना, मतलब वसूल जो भी पैसा लेते हैं, ठीक है। और जो भी बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स है वो छोटे किसानों से भी वो करते हैं, वसूली करते हैं, ठीक है। वो भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी लोकल बॉडीज़ है उनको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास मॉडरेट लीडर्स कौन सा है, ये हमने बात करनी है। इंपॉर्टेंट लीडर्स है, आपने ये याद रखना एग्जामिनेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट लीडर्स क्या क्या है, ओके। A.O. ह्यूम, ओके, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड वुडमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिन्होंने वो ड्रैन थ्योरी भी दी थी कि भाई ये सारा जो धन दौलत वो इंडिया से ले रहे हैं और इंडिया क्या हो रहा है, गरीब हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने अब एक बुक भी लिखी थी, आप कमेंट में बताना कि कौन सी बुक लिखी थी, अनपोवर्टी वाली, ओके। जस्टिस रनाडे, याद रखना, जी सुब्रमण्य अय्यर, बदरुद्दीन त्याबजी, पंडित मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, गोविंद कृष्णा गोखले, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कितने हैं, 10 लीडर थे जो मॉडरेट थे। कौन कौन से, A.O. ह्यूम थे, उमेश चंद्र बनर्जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ओके, 1885 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी और जस्टिस रनाडे। कौन कौन से, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे वो किस एसोसिएशन के थे प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ओके, जो कैलकाटा में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी मॉडरेट थे, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बद्रुनाथ त्याब जी जो हमारे पास फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ओके, ये बात याद रखना मद्रास सेशन में। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उसके बाद आ गया फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर, बद्रुनाथ त्याब जी, पंडित मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स के क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज लॉयल टू ब्रिटिश, मतलब कि आप वफादार रहो ब्रिटिश के और के लिए, ओके। यूज़ पिटिशन, देखो वो बहुत ही लॉयल थे जो मॉडरेट थे, क्योंकि हमेशा लॉयल में ही रहते थे ब्रिटिश के लिए, ठीक है। यूज़ पिटिशंस, देखो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो क्या करते थे, पिटिशन फाइल करते थे, रेजोल्यूशन, है ना, बना के, मीटिंग्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स, पोस्टल वगैरह बड़े बड़े अखबारों में दे देते थे कि हमें इस चीज़ की कमी है, ठीक है, ये हमारी डिमांड पूरी कीजिए, कि ताकि लोगों तक भी पहुँच सके, ठीक है। और जो ब्रिटिश थे वो भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी इस चीज़ को सुने, ओके। नेक्स्ट वन बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्वदेशी मूवमेंट, कि भाई जो भी फॉरेन गुड्स है उनको क्या करें, बाइकआउट करें और स्वदेशी मूवमेंट को चले, ओके। उसके बाद क्या हुआ तो बाइकआउट उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन गुड्स है उसको बाइकआउट करने की बात की थी, एंड स्वदेशी। अब यहाँ पे क्या हुआ, पैम्फलेट, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशन टू प्रेजेंट दियर डिमांड। अब उन्होंने मेमोरेंडम डालना शुरू कर दिया डेलीगेशन की, ताकि उनकी जो भी डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए। कन्फाइड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टू बी एजुकेटेड क्लास ओनली। अब देखो उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो कहाँ तक सीमित थी, जो भी एजुकेटेड क्लास थी, पढ़े लिखे थे। मैन एम वाज टू अटेंड पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट स्टेज बाय स्टेज। उनका मैन एम ये था कि पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए और उनको अपनी गवर्नमेंट मिलनी चाहिए स्टेज बाय स्टेज, ओके। क्या क्या मैथड से, लॉयल टू ब्रिटिश के प्रति वो बहुत ही लॉयल थे। यूज पिटिशंस, रेजुलेशंस, मीटिंग्स, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशन टू प्रेजेंट दियर डिमांड। अगर आपने जो भी डिमांड थी वो किस किस तरीके से प्रेजेंट करते थे, पिटिशन से, रेजुलेशन से, मीटिंग से, लीफलेट से, पैम्पलेट से, मेमोरेंडम, डेलीगेशन, ओके। उसके बाद बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, ओके, और स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया था। कन्फाइड दियर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टू द एजुकेटेड क्लास ओनली, ओके। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो सिर्फ किसके लिए, एक्टिविटीज़ टू बी एजुकेटेड क्लास ओनली, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहाँ तक सीमित थी, जो भी पढ़े लिखे इंसान थे वहाँ तक। मैन एम्स टू अटेंड पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट स्टेज पर, उनका मैन एम ये था कि पॉलिटिकल राइट को अटेंड करना और सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसको भी स्टेज बाय स्टेज क्या करना है, उसको भी हासिल करना, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट।
अब मॉडरेट्स ने क्या क्या अचीव किया है, हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स जो थे उन्होंने क्या क्या अचीव किया था। टू क्रिएट ए वाइड नेशनल अवेकनिंग अमंग द पीपल, देखो जैसे पैम्पलेट्स अलग अलग अखबारों पे, ठीक है, पैम्पलेट्स पे, लीफलेट्स पे, मेमोरेंडम, डेलीगेशंस, मीटिंग्स, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या क्या अपनी डिमांड पेश की थी अंग्रेज़ों के सामने, ठीक है, और लोगों तक भी ये जानकारी मिल गई थी। तो जो लोगों के अंदर जो एक नेशनल मतलब अपने राष्ट्र के प्रति एक जागरूकता आ गई थी, और वो उनके अंदर एक जागरूकता पैदा होगी कि हमने भी मिलकर अब क्या करना है, इस लड़ाई को लड़ना है। टू क्रिएट ए वाइड नेशनल अवेकनिंग अमंग द पीपल, ठीक है, तो लोगों के अंदर भी जागरूकता आ गई, ठीक है, ये पैदा की मॉडरेट्स ने। दे पॉपुलराइज द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टीज़ एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, और ये सारी चीज़ें उनको क्या किया, पॉपुलर कर दिया कि डेमोक्रेसी के आइडियाज़ क्या है, लिबर्टीज़ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ठीक है, इससे भी वो, ठीक है, इसको भी पॉपुलराइज कर दिया। एक्सप्लेंड हाउ द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉटिंग इंडियंस, ठीक है, और ये भी बता, इससे ये भी पता चल गया कि भाई जो ब्रिटिशर है वो इंडिया को किस तरह से वो कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना, उनके साथ गलत कर रहे हैं। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड चैम्पियन ऑफ द विडो रीमैरिज, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, है ना, और मतलब कि जो भी बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, मतलब कि वो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज की, भाई जो भी बच्चे होते हैं उनकी मैरिज की जाती थी छोटी उम्र में, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एंड चैम्पियन ऑफ द विडो रीमैरिज, ठीक है, और उन्होंने विडो रीमैरिज की बात की। ओके, फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शंस एंड डिस्कशन ऑन बजट, पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड डिस्कशन ऑन बजट, ये और डिस्कशन हुई ऑन बजट पे, याद रखना, पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन और डिस्कशन और बजट के ऊपर डिस्कशन हुई, याद रखना। The moderates had succeed in getting the expansion of the Legislative Council by the Indian Council Act of 1892. The moderates have succeed in getting the expansion, जो moderates थे वो सफल हो गए एक्सपेंड करने के लिए, किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो जो भी मॉडरेट थे वो क्या हो गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे क्या करने के लिए, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड करने के लिए इन द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ओके, तो अचीवमेंट क्या थे, मतलब कि इस वजह जो क्या क्या अचीवमेंट किया था मॉडरेट्स ने। टू क्रिएट ए वाइड नेशनल अवेकनिंग अमंग द पीपल, ओके, दे पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्लेन हाउ द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, ठीक है, कि किस तरह से जो ब्रिटिश है वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज के जो थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है, अगेंस्ट। फर्स्ट टाइम जो इनडायरेक्ट इलेक्शन और डिस्कशन और बजट हुई थी, ठीक है, इस टाइम मॉडरेट्स के टाइम। ओके, और मॉडरेट्स हैड सक्सीड इन गेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ओके, तो ये आपने याद रखना। अब राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, अब किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट राइज हुआ। ओके, अब हमारे पास क्या थे, हमारे पास 3 एरियाज थे इंडिया के, एक थे साउथ इंडिया, दूसरा था ईस्ट, और तीसरा था नॉर्थ वेस्ट। अब हमारे पास ईस्ट से कौन थे, ये चीज़ें फैल गई थी, ईस्ट से थे, जो बंगाल था एरिया रीजन था वहाँ पे थे बिपिंद्र चंद्र पाल, और साउथ इंडिया में कौन थे, जो महाराष्ट्र की बात करते हैं वो थे हमारे पास बाल गंगाधर तिलक जी, और नॉर्थ वेस्ट में कौन थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये शुरू हो गया तीनों जगह से। टाइम पीरियड बिटवीन 1905 से लेकर 1917 में क्या हुआ, ये टाइम पीरियड था एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म का, 1905 से 1917 में। द एक्सट्रीमिस्ट बिलीव दैट सक्सेस कुड बी अचीव थ्रू बोल्ड मीन्स, देखो अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मॉडरेट्स के जो भी काम कर रहे थे उस पर विश्वास नहीं था उनको, कि भाई इस तरह से तो आज़ादी नहीं मिलने वाली है, ठीक है, कि हमें और ही कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या कि भाई प्रोटेस्ट और मार धाड़ जो भी चीज़ें सख्ती से पेश आने पड़ेगा, है ना, बुरी तरह से उनको। ओके, तो द एक्सट्रीमिस्ट जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे उनका बिलीव दैट सक्सेस कुड बी अचीव थ्रू बोल्ड मीन्स, ठीक है, कि आप ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, अब हमें इनके अगेंस्ट सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ओके, वो ज़्यादातर लड़ा झगड़ा पे वो विश्वास करते थे, है ना, मतलब कि वो करके अब प्यार से नहीं होगा, इनके साथ बुरा सलूक करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो था किसका, एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है, जो गरम दलवा थे। ओके, जो ये चाहते थे कि भाई जल्दी हमें आज़ादी मिले, और वो भी प्यार से नहीं, मतलब कि अंग्रेज़ों के साथ क्या करना पड़ेगा, अब बुरा सलूक करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें कौन कौन से थे, द इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर लाल पाल बाल, है ना, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष और बिपिंद्र चंद्र पाल, याद रखना। लाला लाजपत राय कहाँ से थे, ये थे पंजाब से, उसके बाद बिपिंद्र चंद्र पाल, ठीक है, और अरविंदो घोष,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे वो कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, ठीक है, अरविंदो घोष जी, विपिंद्र चंद्र पाल, ओके याद रखना, अश्वनी कुमार दत्त, राज नारायण बोस, अजीत सिंह पंजाब से थे, जो विष्णु ठीक है, शास्त्री चिपलंकर महाराष्ट्र थे, चिदम्बरम पिल्लाई ये थे तमिलनाडु से, और TN प्रकाशन आंध्र प्रदेश। ये चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थे एक्सट्रीम में, ठीक है। तो देखो बहुत सारे जगह पे आप देखो JK SSB की पढ़ाई, वहाँ पे क्या लिखा है, लाल पाल बाल, बस यही एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। तो आपने डीप नॉलेज होना चाहिए, और भी थे, ठीक है, ये याद रखना। बाल गंगाधर तिलक जी याद रखना, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, विपिंदर चंद्र पाल, अश्वनी कुमार दत्त याद रखना, अश्वनी कुमार दत्त एक्सट्रीमिस्ट थे, राज नारायण बोस, अजीत सिंह, ठीक है, जो भगत सिंह जी थे उनके अंकल थे, याद रखना। अजीत सिंह कौन थे? पंजाब के थे, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे भगत सिंह जी, ठीक है, उनके अंकल थे, याद रखना दिस। विष्णु शास्त्री चिपलंकर ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। विष्णु शास्त्री चिपलंकर महाराष्ट्र के थे। चिदम्बरम पिल्लाई ये कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। और TN प्रकाशन कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। कॉजेज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, अब इनके क्या क्या कॉजेज थे? अब जो कॉजेज राइज ऑफ मतलब कि गर्म दल वाले क्यों आ गए थे? ओके, क्या था? फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स, अब इस जो मॉडरेट थे वो फेल हो चुके थे। ओके, ब्रिटिश डिड नॉट टेक एनी सीरियस फामाइन रिलीफ मेजर। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, अब हमारे इंडिया में बहुत सारे फामाइन आए थे, ठीक है, बहुत सारे आफत आई थी, ठीक है, फसल तबाह हो चुकी थी। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया कि भाई जो भी लोगों को क्या करना था, रिलीफ प्रोवाइड करना था, और फेल्ड एट दैम ड्यूरिंग द ग्रेट फामाइंस ऑफ 1896 से लेकर 1897 तक एंड 1899 से लेकर 1900 तक ये फैमाइन का दौर चल रहा था। तो लोगों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला, कोई भी रिलीफ नहीं मिला। ओके, उस वजह से भी ये आगे थे। ओके, उसके बाद रशिया जापानीज़ वार ऑफ 1904 से लेकर 1905 तक, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल बिकम वर्स, है ना, जो भी कंडीशन थी वो बुरी तरह होने लगी इकोनॉमिक कंडीशन। इम्प्रिजमेंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक जी इन मनले जेल म्यांमार इन 1897 फॉर 1.5 ईयर्स एंड 1908 फॉर 6 ईयर। याद रखना, जो हमारे पास बाल गंगाधर तिलक जी थे वो म्यांमार में, उनको जो पहले बर्मा था आज म्यांमार है, उस जेल में क्या किया था, कैद कर दिया था, ठीक है, मंडले जेल में। कब? 1897 में, 1.5 साल के लिए। उसके बाद फिर 1908 में क्या किया, 6 साल के लिए उनको कैद कर दिया, ठीक है। द इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका, और जो भी साउथ अफ्रीका में क्या था, इंडियन के साथ क्या कर रहे थे, वो बुरा व्यवहार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर ऑफ स्किन, किसके बेसिस पे? कलर ऑफ स्किन के। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर बताना चाहूँगा क्यों आए राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स फेल हो चुके थे, ठीक है, मतलब कि वो सिर्फ पीसफुल जो काम कर रहे थे, तो वो कह रहे कि भाई इनके अकॉर्डिंग लग रहा था कि वो अब सही तरह काम नहीं कर पाएंगे, और ब्रिटिशर जो है वो हमें आज़ादी नहीं दिला पाएंगे, और भी जो इनकी डिमांड थी उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको लगा कि भाई मॉडरेट्स तो फेल हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश डिड नॉट टेक एनी सीरियस फामाइन रिलीफ मेजर और फेल एट दैम ड्यूरिंग द ग्रेट फामाइन ऑफ 1896 से लेकर 1897 और 1899 से लेकर 1900 तक। ओके, और रशियन जापानी वार भी स्टार्ट हो गया था 1904 से लेकर 1905। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल बिकम वर्स हो गई थी बुरी तरह। इम्प्रिजमेंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक जी कब? 1897 में 1.5 साल के लिए डाल दिया था, और उसके बाद 1908 में 6 साल के लिए डाल दिया था मनले जेल इन म्यांमार, जो पहला बर्मा था। द इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन इन साउथ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, और जो इल ट्रीटमेंट बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे साउथ अफ्रीका में ऑन द बेसिस ऑफ कलर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।